हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर भावना। आज का मेरा टॉपिक है कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मिसकंसेप्शंस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। यानी कि आज की क्लास में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगी कि बौद्धिक विकासात्मक अक्षमता की क्या अवधारणा है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं एंड क्या क्या मिसकंसेप्शंस रहती है लोगों की। यानी कि जो भी लोग हैं या कम्युनिटी के लोग हैं उनकी क्या क्या गलत धारणाएं रहती है रिलेटेड टू या रिगार्डिंग टू इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी नेम से क्लियर हो रहा है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी को हम बोलते हैं बौद्धिक विकासात्मक अक्षमता। यानी कि जो भी व्यक्ति या जो भी बच्चा बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित होता है उसका जो बौद्धिक स्तर होता है वो क्या रहता है, लो रहता है एज कंपेयर टू अ नॉर्मल पर्सन। या हम साधारण शब्दों में बोलते हैं कोई भी व्यक्ति या बच्चा, जैसे अगर एक 7 ईयर का बच्चा है उसकी एक्चुअल एज, जैसे मैंने IQ का फॉर्मूला भी बोला था इंटेलिजेंस क्वेश्चन का, MA/CA है ना इंटू 100। तो जब हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले बच्चों की, तो जो CA है वो तो क्रोनोलॉजिकल एज था, क्रोनोलॉजिकल एज जिसको हम बोलते हैं बच्चे की वास्तविक आयु, वास्तविक आयु। एंड मेंटल एज जो हम बोलते हैं मानसिक आयु, मेंटल एज। तो जब हम लोग जो भी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबल बच्चे होते हैं तो इनकी जो एक्चुअल एज है वो हो सकता है कि बच्चे की 7 ईयर है, जैसे मैं सपोज करती हूँ कि 7 ईयर का है। लेकिन जब हम उसकी मानसिक आयु की बात करते हैं, उसने सोचने समझने की क्षमता, उसमें तार्किक थिंकिंग का होना, रैशनल थिंकिंग हम बोलते हैं कि उसके होना, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी हम बोले कि किसी भी समस्या का समाधान करने की उसमें कमी रहती है। तो 7 ईयर का बच्चा अगर है तो उसकी जो अगर एक्चुअल एज है वो तो 7 वर्ष का है, लेकिन जब हम मानसिक आयु का पता लगाते हैं तो उसकी हो सकता है 3 या 4 ईयर्स है। यानी कि वो अगर बच्चा 7 ईयर का है तो उसकी अगर हम मेंटल एज की बात करें तो वो 7 ईयर ना होते हुए उसके 4 साल कम बताई जा सकती, तो जिसकी वजह से उसको क्या सोचने समझने संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। अब हम इसके बाद में जानेंगे कि डेफिनेशन क्या है। अगर डेफिनेशन की बात करते हैं यानी कि परिभाषा, AAMR के अकॉर्डिंग मैं बात करूंगी। AAMR मतलब अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। ये फुल फॉर्म भी बताने का रीज़न इसीलिए मैंने ये लिखा है सो दैट कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर AAMR की शॉर्ट फॉर्म भी पूछा जाता है, वेदर वो थ्योरेटिकल एग्जाम है या फिर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है, तो यू शुड अवेयर अबाउट दैट कि क्या टर्म है। अमेरिकन एसोसिएशन मेंटल रिटार्डेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बोलते हैं तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी क्या है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल disability is a condition। यह क्या है, एक कंडीशन है, यानी कि एक दशा है। यह बीमारी नहीं है, यह क्या है, एक दशा है which is specially characterized by subnormality of intelligence which occurs before 18 years। तो
अब ये टर्म AAMR एसोसिएशन, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, हम कहते हैं कि बौद्धिक विकासात्मक अक्षमता है, यह क्या एक कंडीशन है और विच इज स्पेशली कैरेक्टराइज्ड बाय सबनॉर्मेलिटी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि इसमें क्या रहता है, बच्चे में या व्यक्ति में कम IQ लेवल का होना, या हम कह सकते हैं कि उसकी बुद्धि लब्धि का कम पाया जाना पॉसिबल रहता है, विच अकर्स बिफोर 18 ईयर्स, जो कि कब होता है, बिफोर 18 ईयर्स। जब भी हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो ये कब अकर होती है, कब पैदा होती है बच्चे में या व्यक्ति में, बिफोर 18 ईयर्स के 18 वर्ष के बाद में कभी भी मानसिक मंदता, या हम लोग बात करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, या इसी टर्म को हम लेटेस्ट अभी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के नाम से जानते हैं, तो यह 18 वर्ष से पहले पहले होती है। एंड आफ्टर 18 ईयर्स मेंटल इलनेस, हम बोलते हैं हिंदी में मानसिक बीमारी होती है। अब हम लोग टर्म्स के थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किन किन नाम से इसको जाना जाता था और अब किस नाम से जाना जाता है। तो पहले भी हम बार बार टर्म को यूज़ में ला रहे हैं कि मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो सबसे पहले जो टर्म यूज़ में लाई जाती थी वो थी मेंटल रिटार्डेशन। बहुत सारी बुक्स में आप देखते भी होंगे कि मेंटल रिटार्डेशन लिखा हुआ होता है। उसके बाद में आया हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी and now latest term is intellectual developmental disability। अभी जो हमारे डिप्लोमा या बीएड के स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता नहीं होता है, कई बार वो बुक्स ढूंढने जाते हैं तो वो हमारे पास आते हैं कि मैम वहाँ पर तो मानसिक मंदता की बुक मिली, हमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी की बुक नहीं मिली है, क्योंकि अभी ये टर्म यूज़ में आई है। तो एज सच इतनी सारी बुक्स नहीं अवेलेबल है लाइब्रेरी या कहीं भी, जो भी कंटेंट है वो तैयार हो रहा है, तो पुरानी टर्म से जो भी पुरानी बुक्स हैं उसमें इसी नाम से जाना जाता है। अगर अभी मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि भले ही आपको मानसिक मंदता या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल वाली डिसेबिलिटी वाली बुक अगर आपको मिलती है तो इन तीनों के जो मीन है वो सेम ही है, तीनों एक ही डिसेबिलिटी को कहीं ना कहीं डिनोट करते हैं। ऐसा नहीं है ये डिसेबिलिटी अलग है और ये अलग है। तो हम लोग मानसिक मंदता कहते हैं मेंटल रिटार्डेशन को, मानसिक मंदता इन हिंदी, बौद्धिक अक्षमता हम लोग कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को, एंड बौद्धिक विकासात्मक अक्षमता। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन या एक्सपेंड, हम कह सकते हैं कि एक्सपेंड IDD, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके क्या फुल फॉर्म है ना। तो इसीलिए मैंने ये बताने का रीज़न यही था कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहले कौन सी टर्म यूज़ में लाई जाती है, सेकंड उसके बाद कौन सी आई और लेटेस्ट अभी कौन सी है। कोई भी अगर आप लोगों को पूछता है कि व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ IDD, तो आप लोगों को ये बताना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IDD, मैं शॉर्ट में ही लिख रही हूँ क्योंकि ऊपर ये लिखा गया फुल फॉर्म पूरी। बौद्धिक विकासात्मक अक्षमता की क्या क्या विशेषताएं हैं, विकासात्मक अक्षमता की विशेषताएं। ये
टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप लोगों की बात की जाती है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, हम बार बार टर्म को यूज़ में ला रहे हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स या चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। देन हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दिस चिल्ड्रंस? तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, उसके आधार पर आप बच्चों को देख करके पता लगा सकते हैं कि क्या क्या बौद्धिक क्षमता की विशेषताएं हैं, या हम कैसे बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी पुअर आईक्यू लेवल। पुअर आईक्यू लेवल, जैसे कि मैंने डेफिनेशन में भी बताया था, पुअर आईक्यू लेवल हम कहते हैं कि कम बुद्धि लब्धि का होना, बुद्धि लब्धि का होना, है ना। जैसे एक नॉर्मल पर्सन का मैंने पिछली क्लास में बताया है कि 90 to 110 तक हमारा आईक्यू लेवल रहता है। तो जहाँ हम मानसिक मंदित या फिर बौद्धिक विकासात्मक अक्षमता वाले बच्चों की बात करते हैं, इनका आईक्यू लेवल बिलो 70 रहता है। 70 से कम वाले जो भी कैटेगरी के बच्चे आते हैं, जैसे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड कैटेगरी के बच्चे, उन बच्चों का बिलो 70 रहता है। और इन बच्चों को हम लोग किस में काउंट करते हैं? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी में। इसमें पुअर आईक्यू लेवल, अब ड्यू टू ऑफ पुअर आईक्यू लेवल इन बच्चों में क्या रहती है? मानसिक, हम कहते हैं कि जो इनकी मेंटल एबिलिटी है, सोचने समझने की क्षमता है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग जो भी इनमें एक्टिविटीज़ को ये नहीं कर पाते हैं, समाधान नहीं कर पाते हैं। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके आधार पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। हम कह सकते हैं कि ध्यान में या ध्यान की कमी आना। अब जो भी बौद्धिक विकासात्मक अक्षमता से ग्रसित बच्चे होते हैं, इनका क्या रहता है? लैक ऑफ कंसंट्रेशन पावर, मतलब कि इन बच्चों में ध्यान देने की शक्ति जो है वो कम रहती है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन। जैसे मैं कोई क्लास को पढ़ा रही हूँ, तो जो नॉर्मल बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं वो गोल ओरिएंटेड होते हैं, उनको पता है कि अगर मैडम ये टॉपिक कराएगी तो वो कितना यूज़फुल है ना। तो लेकिन जहाँ हम लोग इन बच्चों की बात करते हैं, ये बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत ही पुअर रहता है। अगर हम लोग कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो ये ज़्यादा देर तक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। एंड थर्ड इज पुअर थिंकिंग, या फिर हम कहते हैं लॉजिकल थिंकिंग, पुअर लॉजिकल थिंकिंग। है ना। इन बच्चों की जो सोचने की क्षमता होती है वो क्या रहती है? पुअर रहती है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन। जैसे हम लोगों ने कोई भी बात को करना है तो बहुत सोच समझ करके, कोई भी बिहेवियर को करना है बहुत सोच समझ करके करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को कुछ भी, अगर क्लास में टीचर है तो अगर टीचर ने कभी हाइपर होकर या कभी गुस्सा भी कर दिया, जब कोई भी बुरा व्यवहार अगर बच्चा करता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत से टीचर के ऊपर एकदम से कुछ भी आप बिना सोचे समझे कोई भी बात को आप रिप्लाई कर दो। तो इन बच्चों में इस चीज़ की कमी रहती है, ये सोच विचार नहीं कर पाते, जैसे लॉजिकल थिंकिंग एक व्यक्ति को करनी चाहिए वो ये नहीं कर पाते हैं। एंड नेक्स्ट इज पुअर कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल, पुअर लैंग्वेज कह सकते हैं हम, या फिर हम कह सकते हैं पुअर कम्युनिकेशन स्किल, भाषा संबंधी समस्या का होना। अब इन बच्चों में क्या रहता है कि लाइक एक तो इनकी जो वोकैबुलरी है, शब्दावली है, वो भी बहुत ही लिमिटेड रहती है। एंड सेकंड, ये जो भी बातों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो इजीली नहीं कर पाते हैं। ना तो इनमें रिसेप्टिव लैंग्वेज होती है, ना ही एक्सप्रेसिव होती है। यानी कि अगर मैंने इनको कोई मैसेज दिया या मैंने इनसे कोई भी क्वेश्चन किया तो ये उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इनके क्या इमोशंस है उसको भी ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इनको किसी बात को कोई इनके मन में है तो उसको भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और सेकंड है कि अगर मैंने इनको कोई मैसेज दिया है तो उसको ये समझ भी नहीं पाएंगे, है ना।
अब इसके बाद में हम जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट में हमारा आता है पुअर सोशलाइजेशन स्किल, पुअर सोशलाइजेशन स्किल एंड नेक्स्ट इज पुअर अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम इन डिसीजन मेकिंग, है ना। एंड दूसरा हम लोग को कहते हैं पुअर फिजिकल अपीयरेंस, है ना। तो पुअर सोशलाइजेशन हम कहते हैं कि सामाजिकरण कौशल की कमी का होना, में कमी। जब भी हम लोग इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल या बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों की बात करते हैं तो इनमें सामाजिकरण कौशल क्या रहते हैं, कम रहते हैं। यानी कि ये किसी को भी जैसे इजीली ये इंटरेक्ट नहीं करते हैं, इजीली ये अपने फ्रेंड सर्कल में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं। बहुत सारे जो भी हम लोग नॉर्मली बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि सोशलाइजेशन स्किल होना उनमें ज़रूरी होता है, वो इनमें कम रहते हैं। जैसे कोई अगर इनको बुला रहा है तो इजीली ये किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं ना। तो इन सब कौशलों का अगर शेयरिंग की बात आती है तो ये अपनी चीज़ों को शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। तो बहुत सारे सामाजिकरण कौशल रहते हैं जिनको करने में इनको असमर्थता पाई जाती है। पुअर अंडरस्टैंडिंग, समझ में कमी होना, कमी का होना। समझ में कमी हम कह सकते हैं कि जैसे मैंने बच्चे को 2 गिलास पानी के लिए, एक में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और दूसरा गिलास भरा हुआ है ना। तो अब ये इनको अंडरस्टैंड नहीं हो पाता। इनको अगर आप पूछते हैं कि बेटा किस गिलास में कम पानी है और किस में ज़्यादा है, तो ये आपको आंसर नहीं कर पाएंगे। इनमें समझ की कमी रहती है, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। आप कोई भी कॉन्सेप्ट को इनको सिखा रहे हैं, किसी भी चीज़ को सिखा रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत रहती है। बार बार चीज़ों को समझाने पर भी इनको चीज़ें समझ में नहीं आती है। जैसे कि हम एक नॉर्मल बच्चे को बताते हैं। अब इसके अलावा हमारे आता है नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉब्लम इन डिसीजन मेकिंग, मतलब कि निर्णय लेने में समस्या का होना, समस्या का होना। इन बच्चों को अगर कोई भी डिसीजन लेना है, सपोज करो कि अगर हम बच्चों को मार्केट लेके जाते हैं, हम इनको बोलते हैं कि आपको कौन से ड्रेस को लेना है, तो इनको कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न हो जाती है। इनको ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे कौन सी ड्रेस को चूज़ करना है। या तो ये सभी जो भी कपड़े जितने भी आप दिखा रहे हैं उनको सबको उठाने की कोशिश करेंगे, या तो फिर कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसी में खुश रहते हैं। पुअर फिजिकल अपीयरेंस, पुअर फिजिकल अपीयरेंस हम कहते हैं कि शारीरिक बनावट, में कमी बोल सकते हैं हम लोग। यानी कि जो भी इनके फिजिकल अपीयरेंस, अगर हम लोग जब भी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले बच्चों को कभी भी आप देखोगे तो उनके क्या होगा, जो इतनी आकर्षक उनके शरीर नहीं रहता, बॉडी नहीं रहती है जितना कि एक नॉर्मल पर्सन का रहते हैं। अगर हम लोग फिजिकल अपीयरेंस में इनकी बात करें तो उनके लिप्स हैं वो बहुत भद्दे से रहते हैं, वो उभरे हुए से लिप्स रहते हैं, नाक है वो चपटी रहेगी, हाथ है, हाथों का भी मोटे मोटे से हाथ रहते हैं इनके, ऐसे नहीं कि पतला हाथ होगा। और इतने ब्रेव साहसी भी नहीं रहते हैं ये लोग। अगर इनकी हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो पुअर पर्सनैलिटी रहती है इनकी। जैसे एक नॉर्मल पर्सन है, एकदम रेडी होकर के रहता है, अपने आप को मेंटेन करता है, तो ड्यू टू ऑफ लो IQ लेवल, इनका बौद्धिक विकास पूरा नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं इनमें क्या दिक्कत रहती है, ये अपने आप को मेंटेन भी नहीं कर पाते। इनको नहीं पता होता है कि इनको अपने आप को या अपने शरीर को किस तरह से व्यवस्थित रखना है, सो दैट दूसरे इनको देख करके अट्रैक्ट हो या फिर दूसरे इनके पास आना पसंद करें। एंड इसके बाद में हम कहेंगे पुअर इमोशंस,
पुअर इमोशंस को हम हिंदी में कहते हैं कि लाइक जो भी इनमें भाव है ना, इमोशंस है, उनमें भावनाओं की इनमें कमी रहती है। इनको पता नहीं होता है कि हाउ टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस इन फ्रंट ऑफ अदर्स, दूसरों के सामने इनको अपने भावों को किस प्रकार प्रकट करना है। सपोज करो कि कहीं अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है या कहीं किसी को चोट लगी है, तो इनको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती क्योंकि इनका कंप्लीट कहीं ना कहीं माइंड का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं होता है। तो उसकी वजह से हो सकता है कि जहाँ इनको हंसना नहीं चाहिए वो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स को शो कर देते हैं, वो हंसना शुरू कर देते हैं ना। नॉर्मल जैसे अगर कोई दुख में जाता है कोई बच्चा है या व्यक्ति है, तो अगर किसी शोक सभा में जा रहा है तो वहाँ पे वो दुख मनाएगा। लेकिन इन बच्चों को पुअर इमोशंस होने की वजह से इनको पता नहीं होता कि कहाँ किस इमोशन को इनको व्यक्त करना है। कभी भी रोना शुरू कर देंगे, कभी भी हंसना शुरू कर देते हैं। एंड इसी के बाद में हम लेंगे पुअर बिहेवियर। व्यवहार भी क्या रहता है, इनके कमी रहती है। व्यवहार में कमी इन द सेंस कि इनमें बहुत सारे माल अडेप्टिव प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स रहते हैं जिसकी एक नॉर्मल पर्सन में नहीं रहते हैं। जैसे मैं क्लास ले रही हूँ तो क्लास में सभी बच्चे चुपचाप से शांतिपूर्वक अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चों की क्लास में आप जाओगे तो वहाँ पर देखो क्योंकि बहुत सारे बच्चे तरह तरह के प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स को करते हैं। जैसे एक जगह टिक करके नहीं बैठना, भागम भाग करना, चीज़ों को जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको फेंकना, या फिर हम कह सकते हैं दूसरे को थप्पड़ मारना। तो इस तरह के प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स को ये शो करते हैं। तो दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन आइडेंटिफाई चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। आप इजीली इन कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए बच्चों को पहचान सकते हैं। अब इसके बाद में मैं बताऊंगी कि मिसकंसेप्शंस क्या क्या हैं। What are the misconceptions? Misconceptions of IDD students, या हम कह सकते हैं what are the misconceptions of IDD students। के मतलब क्या क्या मिसकंसेप्शंस हम कह सकते हैं कि गलत व्यक्तियों के लिए धारणाएं रहती है कम्युनिटी की, या हम कह सकते हैं पेरेंट्स की, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो मिसकंसेप्शंस ऑफ आईडीडी स्टूडेंट्स की हम बात करें तो क्या क्या रहती है मिसकंसेप्शन में। सबसे पहले बोला जाता है कि यह क्या है, पुराने अगर पूर्व जो हमारे प्रारब्ध जो कर्म है उन कर्मों का ये फल है जो कि क्या है, गलत है। नो, ऐसा नहीं है। कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति अगर मानसिक मंदता से ग्रसित है या बौद्धिक विकासात्मक अक्षमता, हम लेटेस्ट टर्म को यूज़ में लाते हैं, उससे ग्रसित है, तो इसका रिजल्ट ये नहीं है, इसका रीज़न यह नहीं है कि वो पुराने किसी भी अगर पेरेंट्स ने कोई पुराने पूर्व जन्म करे हुए ऐसे कि जो कि हम कहते हैं पुराने पापों का कर्मों का फल है, ऐसा नहीं है। यह कोई भी कॉजेज़, बहुत सारे कॉजेज़ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किन किन कारणों से बच्चे बौद्धिक अक्षम हो सकते हैं। इसमें हेरिडिटी आ सकता है वंशानुगत में, या मेडिकल हिस्ट्री में भी आता है मदर एज का, या फिर कहीं कोई एल्कोहल का या ड्रग्स का यूज़ तो नहीं करती है, एंजाइटी तो नहीं था, या माल न्यूट्रिशन हम कहते हैं कि अप्रोप्रिएट जब भी मदर ने बच्चे को कंसीव किया था क्या उस टाइम पे उसको पूर्ण हम कह सकते हैं कि उसको आहार मिलता था कि नहीं मिलता था, या कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था। इस तरह के देयर आर सो मैनी ऑफ कॉजेज़ कि जिसकी वजह से बच्चा आईडीडी हो सकता है, इंस्टेड ऑफ कि हम बोले कि वह किसी पुराने कर्मों का या पूर्व जन्मों का फल है, ऐसा नहीं है। सेकंड यह माना जाता है कि जो भी विकलांग बच्चे होते हैं वो 18 वर्ष के बाद में होते हैं। नहीं, जो भी अगर हम बात करें बौद्धिक विकासात्मक क्षमता की तो यह 18 वर्ष से पहले होते हैं, और 18 वर्ष के बाद में मानसिक बीमारी होती है। एंड थर्ड, हम डिफ्रेंशिएट अभी अगर हमें करना है कि मानसिक बीमारी क्या है या मानसिक अक्षमता क्या है, तो मानसिक अक्षमता क्या है, हमारी एक दशा है जिसको हम कंडीशन बोलते हैं। एंड मानसिक बीमारी क्या है, हमारी मानसिक बीमारी को हम लोग कह सकते हैं कि यह एक दशा नहीं है, कंडीशन नहीं है, है ना। अब इसके बाद में इसे भी माना जाता है कि अगर
इन बच्चों का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी की बात करते हैं, इन बच्चों की अगर शादी की जाए तो वह सही हो सकते हैं, यह भी गलत धारणा है। ऐसा भी नहीं होता है कि अगर इन लोगों की शादी कर दी जाएगी तो ये सही हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। या ऐसा भी बोला जाता है कि अगर झाड़ फूंक करने से या किन्हीं बाबाओं के पास ले जाने से अगर इनको ठीक किया जा सकता है, तो नो, ऐसा भी नहीं है। इनको ट्रीटमेंट के माध्यम से सही नहीं किया जा सकता है, इनको थेरेपिस्ट के माध्यम से डिफरेंट सर्विसेज को दे करके, प्रशिक्षण को देते हुए इनको सही नहीं कर सकते हैं हम लोग, इम्प्रूवमेंट इनमें कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सुधार ला सकते हैं। तो ये सब मिसकंसेप्शन थी, गलत धारणाएं थी, और भी बहुत सारे लोगों की गलत धारणाएं रहती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। So thank you so much. For more educational videos, please subscribe my channel. Thank you so much.